A very, very good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून. मेरी आवाज जा रही है Good ना? afternoon, sir. हाँ, Yes, Yes, गुड sir. sir. आफ्टरनून. Okay, in the last class we were discussing regarding operating leverage. What is the concept of operating leverage? Today we will discuss regarding three important leverages, that is financial leverage, and thereafter we will discuss regarding combined leverage, and in the final segment, that is in the last segment, we will discuss regarding working capital leverage. ठीक है, तो ये तीनों चीजों को आज हम लोग देखेंगे. ठीक है. नाउ टेल मी समथिंग अबाउट फाइनेंशियल लिवरेज. अगर कोई जानता है तो कुछ बताए. व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज? वो किसे कहा जाता है? अगर किसी को थोड़ा भी आइडिया है तो प्लीज टेल मी व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज. अच्छा, चलो कोई नहीं. टेल मी वन वेरी सिंपल. Sir, हाँ, यस. financial leverage measures the relationship between the EBI and the S. इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी. चलो ठीक है. टेल मी द बेसिक कॉन्सेप्ट. बेसिकली व्हाट यू लुक इन इन दिस पर्टिकुलर लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज किन किन चीजों के बारे में आपको बताता है? ठीक है, ईबीआईटी और उसको कंपेयर करता है. वी विल डिस्कस रिगार्डिंग ऑल दोस थिंग्स. वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द फॉर्मूला. बट जैसे नॉर्मल बोलचाल में अगर बताया जाए, अगर किसी को समझाना हो तो आप कैसे उसको बताएंगे? Sir, may I? हाँ हाँ, यस ऑफ कोर्स. Sir, basically financial leverage अगर एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो जो कंपनी बोरो करती है मनी उसको किस तरीके से यूज कर रही है एसेट्स खरीदने में, वो उस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. और बाकी डिटेलिंग फॉर्मूला वगैरह वो वही मेजर करने के लिए लगाया जाता है कि कितना इफेक्टिवली वो बोरोड फंड को यूज कर रही है. अच्छा, चलो दोनों. शायद. हाँ, बिल्कुल शायद मत लगाओ, दोनों लोग का सही है. दोनों लोग ने अपने अपने तरीके से बताया ना. द फर्स्ट गर्ल वाज एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग द फार्मूला एंड यू वर एक्सप्लेनिंग रिगार्डिंग द प्रोसेस. नाउ टेल मी वन वेरी बेसिक थिंग. एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में आप लोग मुझे जवाब दो. सपोज सपोज एनी कंपनी इज एम्प्लॉइंग सर्टेन डेप्ट कैपिटल, and we know that the debt capital is regarded as a basically cheaper source of finance. Why? Because the financial these particular theories, the theories of capital structure, basically discuss regarding only two capitals. थ्योरीज क्या बोलती हैं कि देर आर ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, दैट इज डेप्ट एंड इक्विटी. और इन दोनों में हम लोग जानते हैं कि एज कंपेयर टू इक्विटी डेप्ट कैपिटल इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस. चलो इसको छोड़ो. नाउ व्हेन अ कंपनी एम्प्लॉय डेप्ट कैपिटल, मोर एंड मोर डेप्ट कैपिटल, तो क्या ये जरूरी है कि in each and every case the return from the asset will be more as compared to the cost of debt? कंपनी का जो डेप्ट लेने में जो पैसा लग रहा है, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, विच द कंपनी हैज टू पे टू द डेप्ट होल्डर्स, क्या वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू द रिटर्न्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एसेट्स? मतलब डेप्ट No, sir. कैपिटल. लिसन टू मी फर्स्ट. पहले पूरी मेरी बात सुन लो. नो आपका बिल्कुल आंसर सही है. फिर से सुन लो. डेप्ट कैपिटल को जो कंपनी अप्लाई कर रही है, लगा रही है, किस चीज में लगा रही है? एसेट्स को हायर करने में, है ना. एसेट्स को फाइनेंस करने में लगा रही है. उस एसेट्स का यूज होगा, कंपनी करेगी, उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करेगी. मेरा क्वेश्चन है कि वेदर इन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, वेदर इन ऑल कंडीशंस द कॉस्ट ऑफ डेप्ट will be less than the returns from asset. Now tell me the answer. क्या हर कंडीशन में एसेट से ज्यादा कमाएगी कंपनी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमेशा कम ही होगा? ये कोई कह सकता है? जो नो बोल रहा था कि कुड यू क्लैरिफाई योर पॉइंट, व्हाई नो? देखो, जाहिर सी बात है कि कंपनी के एसेट्स अगर परफॉर्म करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो प्रॉफिट ही देंगे.
लॉस की भी कंडीशन हो सकती है, इनफैक्ट सीवियर लॉस की भी कंडीशन हो सकती है, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो इसमें जो एसेट्स हैं, एसेट्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ गुड, दैट मीन्स द प्रोडक्शन लेवल इज एट द लोएस्ट लेवल, वो तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा है। बट व्हाट अबाउट द डेब्ट कैपिटल, what about whether the company is going to pay interest upon the debts or not? Yes, it is going to pay interest upon debt, because debts are basically a kind of financial obligations to the company. कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, डेब्ट के इंटरेस्ट को कंपनी को देना ही देना है, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम ही होगा और इंटरेस्ट अपॉन या रिटर्न्स फ्रॉम द एसेट्स हमेशा ज्यादा ही होगा। ऐसी सिचुएशन जरूरी नहीं है कि हर बार हो। बट यहां पे आता है बट, व्हाट बट एज पर द फाइनेंशियल लिवरेज, और द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एज्यूम्स दैट, फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है, मान के चलता है, दैट एवरी टाइम द रिटर्न्स फ्रॉम द एसेट्स विल बी मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। फाइनेंशियल लिवरेज की एजम्पशन ही है, बेस ही यही है, इसकी फाउंडेशन ही इसी चीज पे लेट डाउन की गई है कि ये मान के चलता है, एज्यूम करता है कि दैट एवरी टाइम द रिटर्न्स फ्रॉम द एसेट्स, जिस एसेट्स के प्रयोग से जो कंपनी प्रॉफिट्स या रिटर्न्स को अर्न कर रही है, वो हमेशा ज्यादा होगा किसके मुकाबले, कॉस्ट ऑफ डेब्ट के मुकाबले। ठीक है, तो एक चीज ये मान के चलना, जिसने आंसर दिया था नो, वो बिल्कुल सही है कि हर हर कंडीशन में नहीं हो सकता, बट इसका एजम्पशन ही दूसरा है, ये एज्यूम करता है कि हर कंडीशन में होगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट विल बी लेस एज कंपेयर टू द रिटर्न्स फ्रॉम द एसेट्स। यानी डेब्ट को की सहायता से जिन एसेट्स को हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं, वो एसेट्स हमेशा ज्यादा पैसा देंगे किसके मुकाबले, एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है, तो ये मान के चल रही है, दिस इज एजम्पशन। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई डाउट मत रखना। चलो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज। देखो, बिफोर आई स्टार्ट दिस फाइनेंशियल लिवरेज, कल शायद ऑपरेटिंग लिवरेज का मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था, उसको एक सेकंड देख लो। द ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ ए ब्रेक इवन और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये कल मैंने ब्रेक इवन के बारे में आप लोग को काफी डिटेल में बताया था कि कैसे इस ब्रेक इवन पॉइंट के राइट हैंड साइड यानी अपर डायरेक्शन में हमेशा प्रॉफिट की होती है मार्जिन। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट, beyond this break even point, the TR is basically more than TC। ये कल हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं। एंड बिलो टू दिस पॉइंट देयर इज कंडीशन ऑफ लॉस। और ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कहता है कि जैसे ही बियॉन्ड इस पोजीशन कोई कंपनी जाती है, तो उसकी रेवेन्यू, चेंज इन रेवेन्यू इज मोर देन चेंज इन सेल। उसकी जो सेल हो रही होती है, यानी कंपनी की जो सेल्स है, उसमें जो भी बदलाव है, सपोज 5% से अगर सेल्स बढ़ रही है, तो रेवेन्यू क्या होगी, 5% से ज्यादा का रिटर्न देंगी। That means change in the percentage change in revenue is higher as compared to percentage change in sales। ठीक है, चलो इसको देखते हैं फॉर्मूला क्या है। Now it can be determined by means of break even और cost volume profit analysis। ठीक है, ये दोनों तरीके से इसको हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, इसको देख लिया जाए। ऑपरेटिंग लिवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। Now, what is contribution? Contribution basically denotes the total sales minus variable cost। कंपनी के जो टोटल सेल्स है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग केवल डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? दैट इज सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट होता है। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि इसको दूसरे भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल को ऑलरेडी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रखा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दो तरीके से बुक्स दिखाती हैं। पहला कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो दोनों तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वो क्या है, वो देखो यही है जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया और कल काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज सिंपली इंडिकेट्स दैट द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट एज कंपेयर टू और व्हेन देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। That means what is the proper ratio between percentage change in profit as compared to the percentage change in sales। ठीक है, अगर परसेंटेज चेंज सेल्स में हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज प्रॉफिट में कैसे होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या मान के चलता है कि द न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज हायर, दैट मींस परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट विल बी मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स।
तो ये तो कल हम लोग पढ़ चुके थे. टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिवरेज. इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. कोई मुझे बताएगा कि व्हाई इट इज रिगार्डेड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? अच्छा चलो, इसको इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इसको देख लिया जाए. द फाइनेंशियल लिवरेज इज द यूज ऑफ डेप्ट और बोरोड कैपिटल टू फाइनेंस द परचेस ऑफ एसेट्स with the expectation that the income or capital gain from the new asset will exceed the cost of borrowing. ये सीधा सीधा मान के चलते हैं. यहाँ वर्ड भले एक्सपेक्टेशन यूज किया गया है, बट एज पर द फाइनेंशियल लिवरेज the asset or the income from the asset is basically higher than the cost of debt. जिस डेप्ट की सहायता से एसेट को फाइनेंस किया गया और एसेट से होने वाला इनकम, इस एसेट्स के प्रयोग से होने वाला रेवेन्यू है या इनकम, फाइनेंशियल लिवरेज क्या मान के चलती है कि इनकम फ्रॉम एसेट विल बी मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट. यानी हमने कम पैसा लगाया, डेप्ट को जो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कम है, उसी की सहायता से यानी डेप्ट की सहायता से जिन एसेट्स का प्रयोग करते हुए हम इनकम कर रहे हैं, उस इनकम के मुकाबले कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है? कम है. ठीक है, यहां मैंने देखो लिखा है हियर एक्सपेक्टेशन इज इनकम फ्रॉम एसेट इज ऑलवेज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेप्ट. मान के चला जाता है कि इट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. नाउ हाउ फाइनेंशियल लिवरेज वर्क, ये काम कैसे करता है? व्हेन परचेसिंग एसेट्स, थ्री ऑप्शंस आर देयर. कोई भी कंपनी जब किसी एसेट को परचेस करने का, यानी कंपनी में क्या होता है, एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स को परचेस करने के लिए जब भी सोचती है तो उसके पास तीन ऑप्शंस होते हैं. तीन तरीकों से वो एसेट्स को खरीद सकती है. व्हाट आर दोस ऑप्शंस? नंबर वन, दोज एसेट्स मे बी परचेस्ड बाय इशूइंग इक्विटीज. इक्विटी शेयर्स को ऑफर करिए और उससे आने वाले पैसे से क्या कर दो, एसेट्स खरीद लो, पहला चीज. दूसरा, इशू डेप्ट्स. ठीक है, डेप्ट को इशू कर दो और उससे आने वाले पैसे से एसेट्स को खरीद लो. और तीसरा, बाय लीजिंग, लीज पे ले लो, एसेट्स को लीज पे ले लो. ठीक है, ये तीनों अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं किसी भी कंपनी के पास जो एसेट्स को खरीदना चाहती है. तीनों तरीके से कर सकती है. नाउ व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस इन व्हिच आर एसोसिएटेड विद द परचेस ऑफ एसेट्स विथ ऑल दिस थ्री पॉइंट्स. ये तीनों पॉइंट्स के साथ क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं. पहला लीजिंग को देखते हैं. लीजिंग के साथ क्या है? अगर लीज पे कोई एसेट्स लिया जाता है तो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है. चलो ठीक है, ये तो पॉइंट अच्छा है कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना है. ठीक है, बट व्हाट इज नेगेटिव पॉइंट? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. कोई भी कंपनी लीजिंग के लिए जाती है तो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर. दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको फुलफिल करना होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, तो इस चीज को बेसिकली कंपनी डिनाई करती है या लेस यूज करती है एज कंपेयर टू अदर टू. नाउ दूसरा इक्विटी को देखते हैं. व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद इक्विटी? इक्विटी, वी नो दैट इट इज द मोस्ट कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस. सबसे कॉस्टली होता है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में देखा था कि बिसाइड्स फिक्स्ड रिटर्न्स, जो फिक्स्ड रिटर्न्स, यहां मैंने एफ से लिखा है लेकिन इसको एफ आर कर लेना. बिसाइड्स फिक्स्ड रिटर्न के अलावा भी इक्विटी को हम लोग क्या देखते हैं? रिस्क प्रीमियम इज प्रोवाइडेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. रिस्क प्रीमियम भी दिया जाता है. व्हाई? बिकॉज इक्विटी इज सपोज टू बी द रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस. माना जाता है कि ये तो बहुत ही रिस्की है. क्यों? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट क्लियर, कि अगर किसी कंपनी के पास प्रॉफिट है भी, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू पे डिविडेंड्स, दैट इज नॉट क्लियर. Because as per the provisions of Companies Act 1956 or 2013, payment of dividend to the equity shareholder is not certain. उसको सर्टेन नहीं किया गया है. दैट मीन्स कंपनी अनाउंस कर सकती है, नहीं अनाउंस कर सकती है. अगर प्रॉफिट हुआ तो, और प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड का तो सवाल ही नहीं है. तो इक्विटी भी क्या है? एक तरीके से कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि फिक्स्ड रिटर्न्स के अलावा रिस्क प्रीमियम भी उसको मिलता है. ठीक है, तो इसको भी जनरली कंपनी कुछ हद तक अवॉइड करती है. नाउ थर्ड वन इज डेप्ट कैपिटल. And upon debt capital there is only one condition, that is fixed rate of return. उस पे आपको fixed rate of return देना है. तो बेसिकली फाइनेंशियल लिवरेज क्या मान के चलता है कि सिंस द इक्विटी एंड लीजिंग बोथ आर नॉट गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कंपेयर टू डेप्ट, so the company basically adopts the procedure of implementing or issuing more and more amount of debt एज कंपेयर टू इक्विटी. इसलिए कंपनी किसकी तरफ जाती है? डेप्ट कैपिटल की तरफ जाती है.
कल देखो मैंने क्लियर किया था कि ये बातें जो भी हम लोग कर रहे हैं दैट इज बेसिकली एप्लीकेबल अपॉन ओल्ड कंपनीज। नई कंपनियों पे ये चीजें नहीं लागू होती हैं, ठीक है। पुरानी कंपनियां बेसिकली इन थ्योरीज को ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करती हैं। नाउ सो वी एज्यूम दैट द कंपनी यूजेस डेब्ट कैपिटल टू फाइनेंस एसेट एक्विजिशन। मान के हम लोग चल रहे हैं कि चलो भाई कंपनी एसेट को एक्वायर करने के लिए डेब्ट कैपिटल का इसलिए प्रयोग करती है क्योंकि उसके ऊपर केवल फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, प्लस ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, ठीक है। नाउ द फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स आर एम्प्लॉयड इन सच अ वे दैट द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट यानी अगर हाईली लेवरेज्ड कोई कंपनी है तो मान के चला रहा है कि डेप्ट को वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है एज कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी के मुकाबले डेप्ट को ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है और उसका इंपैक्ट टोटल प्रॉफिट पे पड़ेगा। तो प्रॉफिट जब ज्यादा बढ़ता है तो वो जो सरप्लस प्रॉफिट को ये लोग कहां पे यूटिलाइज करते हैं, ये मान के चल रहा है दिस कॉन्सेप्ट दैट मींस फाइनेंशियल लिवरेज एज्यूम्स दैट सरप्लस प्रॉफिट विल बी अवेलेबल फॉर कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स। उनके लिए अवेलेबल होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो अवेलेबल होगा, यानी उनके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगा। नाउ द एम ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज टू इंक्रीज द रेवेन्यू अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंशियल लिवरेज का भी यही एम है कि ज्यादा से ज्यादा डेप्ट कैपिटल को यूटिलाइज करके प्रॉफिट लेवल को बढ़ाया जाए और सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो बच रहा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। नाउ the difference between the earnings from the assets and the fixed cost on the debt capital goes to the equity shareholders. The financial leverage is also therefore regarded as trading on equity, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, एसेट से मिलने वाले प्रॉफिट यानी टोटल अर्निंग जो हो रही है वो ज्यादा है, किस चीज से, कॉस्ट ऑफ डेप्ट से ज्यादा है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस अमाउंट है मतलब सरप्लस प्रॉफिट, उसका यूज बेसिकली होता है किस चीज के लिए होता है, दैट सरप्लस प्रॉफिट इज बेसिकली यूटिलाइज्ड और दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर, वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज आल्सो रिगार्डेड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। That means it is traded for the purpose of equity shareholders or for equity holders or to provide maximum benefit to the equity shareholders, ठीक है। ये माना जाता है कि जो चीपर सोर्स ऑफ डेप्ट है उसका हम लोग बेसिकली यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम लोग किसको दे सके, ज्यादा बेनिफिट दे सके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सरप्लस प्रॉफिट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज आल्सो टर्म्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ हाउ फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड, ये जिसका एक स्टूडेंट बात कर रहा था कि दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला नहीं होता है, बेसिकली दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए जाते हैं कि हाउ फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड। बेसिकली जब हम सीधी सीधी बात करते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू मेजर द और कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज, केवल फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करना होता है तो फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो। सिंपल है, क्यों? क्योंकि भाई डेप्ट का ही तो एम्प्लॉय हम लोग कर रहे हैं, दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है, डेप्ट और इक्विटी। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, दैट कैन बी रिवील्ड बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज टोटल डेप्ट अपॉन टोटल इक्विटी, ठीक है। और अधिकतर लोग ज्यादातर जो इस फॉर्मूले का जो नाम देते हैं कि सर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दैट मींस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसमें से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाएगा तो ईबीटी बचता है। तो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, it is not applicable to calculate financial leverage. Instead it is this formula is applied to calculate the degree of financial leverage, ठीक है। But when we have to calculate the financial leverage, that simply indicates or that simply can be calculated by applying the formula total debt upon total equity। यहाँ डेप्ट अगर by chance short term debts हैं तो उनको भी लिया जाता है, ठीक है। तो डेप्ट का ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म में ही मानते हैं, बट एक्सेप्शनल कंडीशंस में शॉर्ट टर्म डेब्ट्स का भी यूज किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हैं किसी कंपनी में तो उसको भी ये टोटल डेब्ट्स में इंक्लूड करेगा, ठीक है। नाउ हाउ फाइनेंशियल लिवरेज इज मेजर्ड,
First one is debt equity ratio. That means the debt equity ratio is used to determine the amount of financial leverage of an entity, that means firm, and it shows the proportion of debt to the company's equity. सीधा फाइनेंशियल लिवरेज में हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, ठीक है। तो इसी की रेशियो को हमेशा बढ़ाया, यही फाइनेंशियल लिवरेज क्या कहता है कि जैसे ही ये टोटल डेप्ट की संख्या को, मान लो ये डेप्ट इक्विटी का रेशियो है सपोज 40:60, ठीक है, 40:60 की रेशियो है मान लो, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या कहता है कि एज एंड व्हेन द कंपनी विल अप्लाई मोर एंड मोर डेप्ट कैपिटल इन द टोटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, देन द रिटर्न्स द वो कंपनी का क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अवेलेबल, दैट मीन्स द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट विल बी मोर एज कंपेयर टू द परसेंटेज और एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वो उससे ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो ये 40 और 60 का रेशियो है और नेक्स्ट रेशियो 45:55 का हो गया, यानी डेप्ट को क्या किया है कंपनी ने, कहीं ना कहीं बढ़ाया है। पहले 40 था, अगर उसको 45 लिया है मतलब 5% इंक्रीज इन टोटल डेप्ट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इक्विटी का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। वो अगर 60 है तो वो 55 हो जाएगा। ऐसा अगर कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ती है तो सीधा सीधा फाइनेंशियल लिवरेज हमें क्या बताता है कि द इंटरेस्ट और द इनकम फ्रॉम एसेट विल बी मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट जिसके यूटिलाइजेशन से हम लोग एसेट्स का यूज कर रहे हैं उस पे देने वाला इंटरेस्ट कम होगा, उसके मुकाबले मिलने वाला इनकम जो है वो ज्यादा होगा। But second concept is degree of financial leverage. That means financial leverage की डिग्री क्या है, उसको कैसे, उसका परसेंटेज चेंज अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो उसको इस फॉर्मूले से यूटिलाइज कर सकते, या इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं ना। फाइनेंशियल लिवरेज इज बेसिकली अ मेजर ऑफ चेंजेस इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी ऑन द लेवल्स ऑफ ईपीएस, ठीक है। या तो ईपीएस मेथड से इसे देख सकते हो या मैक्सिमम बुक्स जो देती हैं फॉर्मूला वो इसको देती है, ठीक है। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इसको इस तरीके से डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मे बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ईबीटी, दैट मींस अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी इंटरेस्ट कंपोनेंट को यहाँ से रिड्यूस किया जा सकता है। या अगर ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप ईपीएस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली इन दोनों के रेशियो को भी बताती है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। ईबीआईटी में अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो उसका इंपैक्ट ईपीएस पे क्या पड़ रहा है, अर्निंग पर शेयर पे क्या पड़ रहा है, वो भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बताता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल लिवरेज वाले में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ ले अभी, या डिस्कस कर ले। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर किसी को डाउट है तो मुझसे अभी पूछ ले। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इस चीज में बिल्कुल मत डाउट करना कि जैसे मैंने कहा ना कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि होने इस एसेट से होने वाला इनकम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी जिस डेप्ट को इशू करके उसके ऊपर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रहे हो, उसी डेप्ट का यूटिलाइजेशन, यानी इससे जो पैसा मिला है इसके यूटिलाइजेशन से, इसके प्रयोग से, जिन एसेट्स को आप प्रयोग कर रहे हो उससे होने वाला इनकम ज्यादा होगा, ये मान के चल रहा है फाइनेंशियल लिवरेज, है ना। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग जानते हैं कि ये हर कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए भी क्या माना जाता है, जो कल मैंने रिस्क का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, कि वो रिस्क भी होता है और नेगेटिव लिवरेज का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। समटाइम्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिवरेज, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल कंडीशंस होते हैं जो कि यहाँ पे लागू किए जाते हैं। नेगेटिव लिवरेज यानी वहां पे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट विल बी मोर एज कंपेयर टू द इनकम फ्रॉम एसेट, ठीक है। लेकिन उन चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यही सीधा मान के चलो, द इनकम फ्रॉम एसेट विल बी मोर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इट इज स्टेटेड बाय फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है कंबाइंड लिवरेज। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। देन व्हाट इज कंबाइंड लिवरेज। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज फर्स्ट फेज के बारे में बताता है। फर्स्ट फेज मींस वह फेज जब तक कंपनी डेप्ट कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करके डिप्लॉय करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। दिस फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली स्टेटेड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज एंड द नेक्स्ट फेज, दैट मींस जो
पोर्शन ऑफ प्रॉफिट यानी एसेट में, जिस एसेट में आप लगा रहे हो उससे होने वाले इनकम, उसका रेशियो क्या है, ज्यादा है कि कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट, दैट इज स्टेटेड बाय फाइनेंशियल लिवरेज. बट द कंबाइंड लिवरेज basically states about what is the impact of operating leverage and financial leverage upon the company. That means it basically combines both the leverages, that is operating leverage and financial leverage. ये दोनों के combined effect को बताता है, एक कंपनी पे combined effect क्या पड़ रहा है. मतलब right from the first step, that means deployment of more and more debt capital, and till the conclusion, final conclusion, that the return from or the income of assets is more than the cost of debt. ये पूरे की पूरी प्रक्रिया को कौन बताता है? कंबाइंड लिवरेज. नाउ कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूले को बिल्कुल बहुत ही सिंपल है. कैसे? देखो, what was the formula for operating leverage? ये समझना कि basically combined leverage is the combination of both these things, that means operating and financial. तो दोनों को यहाँ पे रख दो. ठीक है, देखो ऑपरेटिंग लिवरेज इट शोज द ऑपरेटिंग रिस्क, वो ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में ही बता रहा था. ठीक है, इट मेजर्ड बाय, इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दैट इज अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. दैट मींस इन ऑपरेटिंग लिवरेज इट वाज स्टेटेड दैट if there is a percentage change in sales, then what will be the impact upon EBIT? That means what will be the percentage change in EBIT? इसी चीज को ऑपरेटिंग लिवरेज बता रहा था. ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या बता रहा था? इट शोज द फाइनेंशियल रिस्क, वो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बता रहा है. ठीक है, और मान के क्या चल रहा है कि हर कंडीशन में पॉजिटिव होगा. ठीक है, और ये बेसिकली कैसे मेजर किया जाता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीटी. दैट मीन्स if there is a percentage change in EBIT, then what will be its impact upon the percentage change in EPS? इसी चीज को बताता है. ठीक है, तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को ही कंबाइंड लिवरेज बताता है. तो देखो बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला विच वी विल अप्लाई फॉर कंबाइंड लिवरेज. देखो, द डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मे बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. देखो इसने बेसिकली किया क्या है, दोनों में देखो इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर दोनों सेम है. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दोनों को इसने ये कर दिया, और यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट देने के लिए इसके न्यूमरेटर को ले लिया और इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पे ले लिया. परसेंटेज चेंज इन ईपीएस divided by percentage change in sales. That means the degree of combined leverage basically indicates that if there is a percentage change in sales, then what will be its impact upon the percentage change in EPS. कंबाइंड लिवरेज दोनों में क्या बताता है कि अगर किसी कंपनी के सेल्स में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट ईपीएस पे क्या पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर पे क्या पड़ेगा. ठीक है, वो दोनों के परसेंटेज चेंज किस रेशियो में चेंज होंगे, इसी चीज को बताता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. नाउ both operating leverage and financial leverage are closely concerned with ascertaining the firm's ability to cover fixed cost or fixed rate of internal obligations. दोनों किस चीज से संबंधित है? ऑपरेटिंग लिवरेज भी बताता है फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में. क्यों? क्योंकि बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ डेप्ट कैपिटल की बात कर रहा है या बोरोइंग्स की बात कर रहा है. तो बोरोइंग्स हो या डेप्ट कैपिटल हो, उसके ऊपर आपको क्या देना होगा? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ कंपनी. वो फिक्स्ड कॉस्ट ही है. दोनों ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंशियल, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट की ही बात करते हैं. ठीक है, और यह उम्मीद करते हैं कि फर्म क्या करेगी, कोई भी बिजनेस फर्म क्या करेगी, इट विल बी इन अ पोजीशन, इट विल बी एबल टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट. वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेगी, ऐसा वो मान के चलते हैं. ठीक है, या ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो उस फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेगी. कैसे? यानी उस पैसे की सहायता से जिन एसेट्स का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उस पे हम ज्यादा अर्न करेंगे. ज्यादा अर्न करोगे तभी तो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करोगे. अगर अर्न नहीं करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी हो जाएगी, और जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ने लगेगा. ठीक है, तो वैसी सिचुएशन को ये लोग नहीं मानते हैं. ये मान के चलते हैं कि वो पड़ेगा, यानी वो लोग एसेट से कुछ ना कुछ कमाएंगे, और इतना कमाएंगे कि वो जो इनकम होगा दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू द कॉस्ट से उसकी ज्यादा इनकम होगी. बट अब आते हैं एक्सेप्शनल कंडीशंस के. कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या हो जाता है? इफ वी कंबाइन देम द रिजल्ट इज टोटल लिवरेज.
इन दोनों को कंबाइन करके क्या मान ले रहे हैं हम लोग, कंबाइंड लिवरेज, एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंबाइंड लिवरेज इज टोटल रिस्क। अगर कंबाइंड लिवरेज की ही हम लोग बात करेंगे तो उस पर दोनों रिस्क अप्लाई होगा, और उसको टोटल रिस्क को, यानी कंबाइंड लिवरेज की जब बात करेंगे तो उस पे एसोसिएटेड जो रिस्क होगा उसको हम लोग टोटल रिस्क बोलेंगे। देखो ये याद रखना, हर कंडीशन में ये टोटल रिस्क पॉजिटिव ही नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि कंपनी की जो इनकम हो वो ज्यादा ही हो, ठीक है। तो कुछ कुछ कंडीशंस में नेगेटिव भी हो जाता है, इसलिए कई बुक्स में नेगेटिव लिवरेज का भी कॉन्सेप्ट आता है कि कभी कभी लिवरेज क्या हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है। यानी ज्यादा डेप्थ कैपिटल अगर आपने लगा दिया तो उस डेप्थ कैपिटल की सहायता से जिस एसेट्स के ऊपर आपने फाइनेंस किया है उस एसेट से आप उतना कमा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यानी कॉस्ट से भी कम आपकी अर्निंग हो रही है, तो वो नेगेटिव लिवरेज वो हो जाता है, ठीक है। बट ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल दोनों लिवरेज बेसिकली पॉजिटिव मैनर में ही लेके चलता है कि नहीं, नेगेटिव लिवरेज की जरूरत या वैसी कंडीशंस आएंगी ही, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट में, ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल या कंबाइंड लिवरेज, इसमें किसी को कोई चीज पे डिस्कस करना है या बात करना है, किसी पॉइंट पे बात करना है तो मुझसे अभी समझ ले। ये ध्यान रखना कि जो भी हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट मीन्स रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी 4 थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है, वो चारों थ्योरीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पे अब इन कॉन्सेप्ट्स को मैं नहीं बताऊंगा, वहां बस सीधा ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज बोल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर कोई डाउट है तो अभी मुझसे डिस्कस कर लो। चलो, एक चौथा लिवरेज भी होता है जो बहुत ही कम, मुश्किल से अगर 10 बुकें देखोगे तो शायद 1 या 2 बुक्स में ही इस कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है। अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जो मोस्ट ऑफ द बुक्स वो इसको बिल्कुल हाइड आउट कर देती हैं, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिस्कस नहीं करती हैं। बट देर इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिवरेज। कुछ बुक्स या कुछ ऑथर्स का मानना है कि देर आर नॉट ओनली 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, दैट इज ऑपरेटिंग, financial or combined leverage. Besides these 3 leverages, there is also an leverage which is regarded as working capital leverage. एक और leverage होता है जो working capital leverage कहा जाता है जिसे, ठीक है। अब इसको देखने से पहले एक बार समझ लो कि बेसिकली वर्किंग कैपिटल लिवरेज यानी ये ऐसा लिवरेज है जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में हम लोग जानते हैं 2 चीजें मुख्य रूप से आती हैं, सीए एंड सीएल, है ना, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाउ द वर्किंग कैपिटल लिवरेज इज बेसिकली डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द करंट एसेट्स ऑफ द फर्म। वो करंट एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वर्किंग कैपिटल लिवरेज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द करंट एसेट्स। नाउ व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग दिस पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल लिवरेज, यहां ये मान के चलते हैं कि 2 चीजें हैं कि नंबर 1, द करंट एसेट हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द अर्निंग्स ऑफ द फर्म। यानी पहली थ्योरी ये मान के चलती है कि किसी भी फर्म का जो करंट एसेट है उसका टोटल अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है। यानी द करंट एसेट इज गोइंग टू अफेक्ट द टोटल अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस फर्म। करंट एसेट्स टोटल अर्निंग्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन और दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। एंड द सेकंड सिचुएशन इज दैट करंट एसेट हैव नो इम्पैक्ट अपॉन द अर्निंग्स। करंट एसेट्स का अर्निंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये दोनों चीजें ये वर्किंग कैपिटल लिवरेज में मान के चलते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज योर ओपिनियन, आप इन दोनों ओपिनियंस में से किसके साथ मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि करंट एसेट्स का अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि करंट एसेट्स का अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? आप लोग के ओपिनियन में कौन सा ज्यादा सही है, या आपका व्यू पॉइंट क्या है? सर पढ़ता है शायद। पढ़ता है, क्यों? जैसे इस अपने पॉइंट को कुछ डिटेल में बताओ, व्हाई, क्यों पढ़ता है? अच्छा चलो, एक क्वेश्चन का मुझे बताओ, विच एसेट इज रिगार्डेड एज ट्रू अर्निंग एसेट्स? ट्रू अर्निंग एसेट्स
किन एसेट्स को हम लोग ट्रू अर्निंग एसेट्स कहते हैं? देखो तुम लोग भूल गए, मैंने पिछले सेमेस्टर में ये पढ़ाया था। देखो फिक्स एसेट। चलो वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट्स। व्हाई? अच्छा चलो मैं बता रहा हूं। देखो, आउट ऑफ करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, basically most of the experts are of the view that the fixed assets are regarded as true earning assets. किसी भी कंपनी की ट्रू अर्निंग एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होती है। व्हाई? बिकॉज the ultimate productions or the finished goods, they are going to be produced by the fixed assets. फिक्स्ड एसेट्स की सहायता से ही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। दैट्स व्हाई द एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट since the finished products are going to be produced by the fixed assets, that's why fixed assets is also regarded as true earning assets. But we know हेलो। that हाँ हेलो हाँ सर, वो जो मैंने बोला था कि करंट एसेट्स पार्ट अफेक्ट करते हैं अर्निंग को, उसका एक पॉइंट सर ये भी है कि जो डेली जैसे कि कैश होता है वो भी हमारे करंट एसेट होता है, और जो डेली नीड्स हैं वो सारा कैश ही फुलफिल करता है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर कॉस्ट को पे करना। अगर यही नहीं होगा तो सर हम लोग ये इनमें से कोई काम नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्निंग कैसे होगा? हाँ हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। अक्सर ये सब पॉइंट्स आती हैं, है ना, कि करंट एसेट्स का भी रोल होता है। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिगार्डेड एज द ट्रू अर्निंग एसेट्स। व्हाई? बिकॉज दे आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनिश्ड गुड्स। बट we can't say that on the basis of this particular theory, we can't say that CA, that means current assets, have no role in the earnings. They are not going to impact upon the earnings. No, this is not true. That means current assets have impact. ये बिल्कुल। तो एक नजरिया ये हो जाता है कि करंट एसेट्स हैव इम्पैक्ट, जो ये मान के चलते हैं कि नहीं भाई उनका भी रोल होता है। बट कुछ एक्सपर्ट्स जो ये मान के चलते हैं कि नहीं, फिक्स्ड एसेट्स आर रिगार्डेड एज ट्रू अर्निंग एसेट्स, दैट्स व्हाई द करंट एसेट्स हैव नो इम्पैक्ट अपॉन द अर्निंग्स। तो दोनों व्यू पे वर्किंग कैपिटल लिवरेज ने अलग अलग फॉर्मूला दिया है। ठीक है, अगर पहला माना जाए कि करंट एसेट्स का इम्पैक्ट है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, और दूसरा अगर करंट एसेट्स का इम्पैक्ट नहीं है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन करंट एसेट्स आर गोइंग टू अफेक्ट द अर्निंग्स, हियर working capital leverage indicates, that means in this condition working capital will indicate or it will denote a percentage change in return on investment due to a percentage change in current assets. That means if current assets are going to affect the earnings, then it can be calculated, or the ratio may be calculated by looking after that what is the percentage change in current assets and how it is going to affect the percentage change in return on investment. That means if there is a certain percentage change in current assets, then how it is going to affect the percentage change in रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है करंट एसेट्स में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ चेंज हो रहा है, तो वो कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, किस रेशियो में अफेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग। ये तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट। ठीक है, तो वो किस रेशियो में चेंज कर रहा है वो यहाँ पे इस लिवरेज की सहायता से देख सकते हो। बट द सेकंड कंडीशन जो मान के चलता है कि नो, करंट एसेट हैज नो इम्पैक्ट अपॉन द अर्निंग, करंट एसेट अर्निंग को इम्पैक्ट नहीं करता है, वो कैसे कैलकुलेट कर जाता है। ठीक है, नाउ इन दैट कंडीशन the working capital leverage may be calculated by applying this particular formula, that is current assets divided by total assets plus minus DCA, that is change in current assets। जो भी ये D मतलब चेंज इन करंट एसेट्स, ठीक है, जो भी डायरेक्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव वो टोटल एसेट्स में से उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स माइनस और प्लस जो भी हो रहा है करंट एसेट्स को यहाँ पे एक बार और आपको चेंज इन करंट एसेट्स को लेना होगा। ठीक है, देखो ये नीचे वाले को समझो, ये टोटल एसेट्स दैट मींस इट इंक्लूड्स करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स में क्या है, इसमें टोटल है, करंट एसेट्स भी है, फिक्स्ड एसेट्स भी है, बट ये प्लस माइनस क्या है, ओनली चेंज इन करंट एसेट्स। यहाँ करंट एसेट की वैल्यू हम नहीं लेंगे,
बट व्हाट इज द चेंज इन करंट एसेट? मान लो इस साल करंट एसेट 10 था और अगले साल 20 हो गया, ठीक है, तो टोटल एसेट में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? अगर अगले साल 20 हो गया तो यहाँ पे टीए में जो सीए कैलकुलेट किया जाएगा, सीए लिया जाएगा या करंट एसेट, वो 20 लिया जाएगा। बट यहाँ पे क्या लिया जाएगा? चेंज इन करंट एसेट यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा सर। 10 होगा, क्योंकि इस साल अगर 10 था और अगले साल 20 है, तो रेट ऑफ चेंज क्या है? चेंज इन करंट एसेट्स क्या हुआ? 10, 20 माइनस 10, 10, ठीक है, तो वो लिया जाएगा। यानी इस टीए में टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स भी हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, दोनों की फुल फिगर जो भी एक्चुअल डेट में है, बट उनके साथ यानी टोटल एसेट्स के साथ प्लस या माइनस, यानी जो भी अगर नेगेटिव चेंज है तो माइनस, पॉजिटिव चेंज है तो प्लस, ठीक है। चेंज इन करंट एसेट्स, जो भी चेंज हो रहा है करंट एसेट्स में, उस रेट ऑफ चेंज को यहाँ पे या टोटल चेंज को यहाँ पे लिखा जाएगा। So in that condition, this particular formula will be applicable if CA do not affect the earnings। अगर ये मान के आप चलते हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इस तरीके से ये चारों लिवरेजेस जो ये सारे थे जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी को किसी चीज में डाउट है तो मुझसे पूछ ले, किसी पॉइंट में अगर डाउट रह गया है तो पूछ लो। चलो ठीक है, तो फिर आज क्लोज करते हैं इसको यहीं पे। ओके, थैंक यू सर।